नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात हिमाचल प्रदेश की। वहां से पहाड़ों के दरकने के वीडियोस डराने वाले हैं। अब तक पहाड़ों के धसकने, बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों के गिरने की तस्वीरें आती थी, लेकिन एक दो दिन से पहाड़ियों में बने घर एकाएक ढहते नजर आ रहे हैं। 2-3 मंजिला घर बस रेत की तरह दरकते नजर आ रहे हैं और आसपास खड़े लोगों की खौफ से चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ऐसे में वीडियोस सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 60 लोगों की जान जा चुकी है। जून 24 से जुलाई 22 तक 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। बाढ़ और भूस्खलन इन इलाकों में नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये हादसे कई गुना बढ़ गए हैं। इसरो के लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार हिमाचल के 12 जिले भूस्खलन के शिकार होते हैं, लेकिन 2020 से 2022 में इनकी संख्या 6 गुना बढ़ गई। इन लैंडस्लाइड्स की संख्या 6 गुना बढ़ गई। तो एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, भूस्खलन, तो दूसरी तरफ सड़क निर्माण में बेतरतीब तरीके अपनाए गए हैं, जिनसे पहाड़ों की सुरक्षा, वहाँ का पर्यावरण, उनकी बनावट को एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। ये एक सवाल उठ रहा है। हिमाचल के लिए 69 राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुहर लग गई है, जिनमें से 5 सड़कें ऐसी हैं जो 4 लेन हाईवेज हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि 10,000 करोड़ का नुकसान राज्य को इस दौरान हुआ है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जिस तरह से हादसे हुए हैं, उसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सेना के जवान भी अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हिमाचल के पराल की तस्वीरें। आप देख सकते हैं, एक महिला को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। कल ही ऐसी तस्वीरें सामने आई। काफ़ी लोग खतरे वाली जगहों से उनको हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये 1-2 वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपने मुख्य अतिथि से बात करने की, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश से ये स्थिति आई है। आपको बता दें, अब हम उत्तराखंड आपको ले चलते हैं। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश से भारी तबाही वहां पर हुई है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर काफी बढ़ गया है। स्क्रीन पर आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं वो परमार्थ निकेतन की हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला के करीब। और तस्वीर गंगा में बने शिव मूर्ति को आप देखा जा सकता है कि पहले की तस्वीर में भगवान शिव की प्रतिमा शेर पर बैठी हुई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ भगवान शिव का जो शेर का रूप में शासन, जो उनका आसन है, तेज बहाव से वो टूट गया है। अब जब यहाँ जल स्तर पहले से थोड़ा कम हुआ तो ये नुकसान दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या नियमों को ताक पे रख के ये मूर्ति बनाई गई है। ये तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाना था, लेकिन वहां पे हेलीपैड नहीं था। और ऐसे में स्थानीय महिलाएं आगे आईं और 7 महिलाओं ने मिट्टी को खोदकर कुछ ही घंटों में ये एक हेलीपैड बनाया है। यहाँ पे 7 महिलाओं ने, तमाम जो आम लोग हैं मदद करते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ की इन महिलाओं ने ये काम किया और ऐसे में कई लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश की इस बाढ़ पर और बारिश पर बात करेंगे कुछ ही देर में आगे और भी, लेकिन आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के पलवल में पौंडरी गांव में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ पलवल पुलिस ने 2 धर्मों या समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, लोगों को भ्रमित करने या अफवाह फैलाने के मामले में मामला दर्ज कर लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें हेट स्पीच पर नजर रखें। तो आज पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और नियमों अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। जो मेवात के हिंदू है, आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको। 31 जुलाई को नूंह में हुई घटना के बाद रविवार को पलवल के पौंडरी गांव में महापंचायत हुई, तो कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद नफरती भाषण दिए। पलवल के बड़ौली गांव में रहने वाले करतार बैसला बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं।
महापंचायत में उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि यदि वो एक मारे तो तुम 5 मारो। करतार बैसला के मुताबिक ये उनके दिल का दर्द है, एक्शन का रिएक्शन है। मैंने जो कहा है 1 के बदले 5 मारो, मैंने कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने कहा है, लेकिन ये मेरा दर्द है, भीतर से दर्द है। आज नहीं तो कल ये चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। कोई आपके घर में आपको कहे आकर के या आपकी बहन बेटी को छेड़ दे, आप चुप बैठे रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन तो होगी सर। यदि इसी तरह से चलता रहा तो भैया इससे बढ़िया तो है कि हम किसी का चारा बन जाएंगे। इस महापंचायत में मौजूद रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि ऐसे भाषण लोगों की निजी राय हैं या फिर पंचायत का नाम खराब करने की कोशिश। देखिए, व्यक्तिगत किसी के कोई बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत किसी को कोई राय हो सकती है। बाकी पंचायत में ये निर्णय लिया था कि ना ही कोई हेट स्पीच देनी है, ना ही किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करनी है जिससे समाज में किसी प्रकार का तनाव हो। हेट स्पीच का मुझे लगता है कि कोई उस पंचायत को कुछ जैसे दंगाइयों ने काम किया है, इसी तरह के कुछ लोग जो इस तरह की उस व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई और उनको बल्कि धमकाया भी है। हमारे पंचों ने, हमारे सरदारों ने दूर से, वो पीछे से ही शोर मचा रहे थे, तो उनका कोई ये नहीं है कि वो हमारी पंचायत के मुख्य सदस्यों में थे, पता नहीं कौन थे और क्या उनका उद्देश्य था इस तरह की वहाँ माहौल। रतन सिंह सोरोत महापंचायत में अपनी खाप की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। रतन सिंह सोरोत का कहना है कि उन्होंने तुरंत हेट स्पीच का विरोध किया था। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि 1-2 आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की भाषा जो बोली गई, कोई किसी ने बोला कि 1 के बदले 5 का उस सिर उतारा जाए, कोई कहने लगा राइफलों से, तो इस प्रकार की जो भाषा उस पर बिल्कुल सरोकार नहीं थे। और यहाँ तक भी निर्णय था हमारा, तो एक बार तो हम वहाँ से जाना चाह रहे थे बहिष्कार करके, लेकिन कई आदमियों ने रोका, उन्होंने अच्छा नहीं लगेगा, ये बात ख़राब हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि हमारे ऊपर सारी जो पंचायत का मामला गलत हो जाएगा, तो वो सुनने के, लेकिन उन स्पीच को आम आदमी ने वहाँ भी उसको कंडम किया, उनको पसंद नहीं किया। मेरी हाथ जोड़कर राम राम। महापंचायत में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों के अलावा अलग अलग हिंदू समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पलवल से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नू हिंसा से पहले 2 लोगों के बयान चर्चा में थे, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। नू पुलिस ने अब भड़काऊ भाषण देने और हिंसा के आरोप में बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि मोनू मानेसर पर कब कार्रवाई होगी। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को नू पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, उसके बाद अब पुलिस उसको लेकर जा रही है। आप देखें कि बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त वो अपने घर पे था, पुलिस को देखकर वो भागा। उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उस पर नूह में हिंसा फैलाने, पुलिस वालों पर हमला करने, तलवार लहराने और धमकी देने जैसे आरोप हैं। आप देखें कि यही बिट्टू बजरंगी है जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस उसको अपने साथ लेकर जा रही है। बिट्टू बजरंगी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नूह पुलिस जब मंगलवार को फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंची तो वो पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। उसे नूह में हिंसा फैलाने, पुलिस के काम में बाधा डालने, धमकी देने, तलवार लहराने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आई थी, 3 गाड़ी आई थी, तीनों गाड़ी एकदम पुलिस आए सादा वर्दी में। ये हमको पता नहीं है पुलिस है या सीबीआई है, कौन है। उनके हाथों में डंडे थे, गन थी और आए पकड़ के खींच के ले गए। उनको गर्दन पकड़ी थी उनकी और वहाँ तक खींच के ले गए। न किसी को कुछ बोला है ना कुछ है। पड़ोसी के घर में भी घुसे हैं, उनने पूछा भाई हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं, सभी डर जाते हैं, एक साथ इतने बंदे आते हैं। तो उसने कहा कि हमारे घर में क्या है, क्यों घुस रहे भाई, कि हम पुलिस वाले हैं, हटो। दरअसल नूह में 31 जुलाई को हिंसा के पहले 2 वीडियो वायरल हुए थे और दूसरा ये बिट्टू बजरंगी का। इसके बाद बिट्टू नूह में शोभा यात्रा में शामिल हुआ जिसमें हिंसा हुई। फरीदाबाद पुलिस ने बिट्टू को भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जमानत पर था। बिट्टू फरीदाबाद में इसी घर में रहता है
और गौरक्षा फोर्स नाम के संगठन का राष्ट्रीय संयोजक है। उसके परिवार के लोग सब्जी बेचते हैं। उसके दोस्तों का कहना है कि बिट्टू का हिंसा में कोई हाथ नहीं है। बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम एएसपी मैडम, जिसमें न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं संज्ञान में लेकर के एफआईआर दर्ज की है, तो अगर सब कुछ पूरी घटना को अंजाम बिट्टू बजरंगी ने उनके सामने दिया और उसके बाद इतना चर्चित नाम मतलब बुलडोजरों की कार्रवाई हो रही है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन जारी है, उसके बाद वो 15 दिनों तक लगातार कहां वो दिमाग से उनके कैसे निकल गया बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बिट्टू पर पहले से भड़काऊ बयान देने के 4 मामले दर्ज हैं। उससे बीएचपी ने भी किनारा कर लिया है। नूह की एएसपी की शिकायत पर पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस ने ये अब तक साफ नहीं किया है कि आखिर उसकी इस हिंसा में किस तरह की भूमिका है। इसके अलावा मोनू मानेसर पर भी पुलिस कुछ बताने की हालत में नहीं है। नूह से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली और बीजेपी खेमे में इस समय हम बता सकते हैं तस्वीरें आई हैं बैठक से पहले, जब गृह मंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, क्या निकलकर अब तक आया है इस बैठक से? देखिए, बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी। आज मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, तो माना जा रहा है कि इन्हीं 2 राज्यों पर फोकस होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ये तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। दिलचस्प बात यह है कि अमूमन बीजेपी जब विधानसभा चुनाव की या लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करती है, क्योंकि इसी में उम्मीदवारों के नामों का फैसला होता है। लेकिन अभी करीब 2.5 महीने दूर है चुनाव की घोषणा, लेकिन आज बीजेपी ने बैठक बुलाई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को लेकर के, जहां पर एक राज्य में वो सत्ता में है, दूसरे राज्य में विपक्ष में है। और माना जा रहा है कि सीट दर सीट रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी पिछली बार हारी थी, पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि उन सीटों को दोबारा किस तरह जीता जाए। कई जो मौजूदा विधायक उनके टिकट काटने की बात भी कही जा रही है, तो क्या उनकी बगावत ना हो, इस तरह की बात भी बीजेपी ध्यान में रखेगी। और तीसरी बात यह कि कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में 5 गारंटियां देकर चुनावी सफलता हासिल की, उसके बाद कांग्रेस यही फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू करना चाह रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रोज जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वो कोई नया ऐलान करते हैं, तो इसकी काट क्या हो, किस तरह से बीजेपी इसका सामना करे, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश, आप नजर बनाए रखें इस बैठक पर। और आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 66 सीटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में संग्राम मचा हुआ है। ये सीटें परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती हैं, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी है। सारी सीटों का उन्होंने दौरा किया और अब कह रहे हैं कि इन सीटों पर पंजे की मुहर लग सकती है। वहीं बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कि 66 नहीं 230 सीटों पर जाएं, उस पर कमल सब पर खिलेगा। एक रिपोर्ट। ये जो अभी तैयारियां हैं, ये इस मद्देनज़र बीजेपी में मंथन चल रहा है कि उनकी कमज़ोर सीटों का क्या। और थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जब हमने बात की थी, तो कांग्रेस की भी जो 66 सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी की रही हैं, तो कांग्रेस में भी मंथन चला है। ये सारी सीटें दिग्विजय सिंह घूम घूम कर आए हैं, अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया है, ब्लॉक मंडलम स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और 66 सीटें कैसे बीजेपी के पाले से लाएं, इस पर उन्होंने गहन मंथन और काम किया है। राजधानी भोपाल में बैरसिया गोविंदपुरा सीटों से लेकर विंध्य, बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर, मालवा, निमाड़ सहित पूरे मध्य प्रदेश की 66 सीटों का 5 महीने तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दौरा किया। ये वो सीटें हैं जहां कई सालों से बीजेपी का कब्जा है। इन सीटों पर दिग्विजय ने कांग्रेस के मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा की, नाराज नेताओं को मनाया, कई सीटों पर रात में रुके कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगा, जीत के 5 मंत्र दिए। उधर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल भी परंपरा से हटते हुए कुछ नामों का ऐलान पहले कर सकता है। कांग्रेस को लगता है ये संभावित हार और घबराहट का इशारा है। बीजेपी इसे रणनीति बता रही है, दिग्विजय सिंह पर तंज कस रही है। घबराहट तो है, जबकि
भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव दोनों जो वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनकी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर। तो आज जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो यही लोग ले रहे हैं। अभी अभय मिश्रा जी जो पहले भाजपा के विधायक थे, फिर हमारे साथ आए, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, वो और उनकी पत्नी वापस भाजपा में चले गए लोग दोनों। उस दिन मुख्यमंत्री जी को मालूम तक नहीं था, वो राजेंद्र शुक्ला जी के साथ जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, अभय मिश्रा जी उनके साथ दौरे पे थे रीवा में, और डॉक्टर बीडी शर्मा जी ने और नरोत्तम मिश्रा जी ने उनकी एंट्री करवा दी। स्वयं मोदी जी का रवैया आपने देखा था मंच पे शिवराज सिंह चौहान के प्रति क्या था। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है, और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा। टिकट किसको दिलवाना है इस बार दिग्विजय सिंह जी ज्यादा गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार उनकी नजर कहीं और है। पार जाके आप सबको भी देखना चाहिए कि उनकी नजर है कहां इस बार। मध्य प्रदेश में अमूमन माना जाता है कि 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के पास 80-80 परंपरागत सीटें हैं। बाकी दलों और कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला 70 सीटों में होता है। इन सीटों में जिसकी पौ 12 उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन लगता है इस बार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के 80-80 सीटों के किले को भी तोड़ने में जुटे हैं ताकि अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ाया जा सके। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। वहां पर जो बारिश से हालात बने हुए, हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुक्खू जी, आप लगातार सुबह से दौरा कर रहे हैं, मैं देख रही थी आपकी सूची को। क्या आंकलन है आपका, कैसे परिस्थिति है इस समय? हिमाचल प्रदेश में जो इस बार जो बारिश आई है, काफी जिंदगियां हमसे छीन ले गई। मैं अभी कांगड़ा वैली में दौरा करके आ रहा हूं, और पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया है, कई घर, खेत खलियान जलमग्न हो गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि कोई जिंदगी का नुकसान वहां नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड्स के कारण शिमला में बहुत नुकसान हुआ, मंडी में बहुत नुकसान हुआ, कांगड़ा वैली में फसल का बहुत नुकसान हुआ, और पूरी की पूरी जमीन ही खिसक गई है, जिसे रिक्लेम करने के लिए बहुत समय लगेगा। मेरा मानना है कि इस प्रकार की बारिश पिछले 50 सालों में कभी हमारे जीवन काल में नहीं देखी गई, और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान। पहली जब आपदा आई थी 7 जुलाई को, तो हमारा पहला थ्रस्ट था कि हम 75,000 जो टूरिस्ट थे उनको निकालना था, और 15,000 के करीब गाड़ियां हमारी फंसी हुई थी। लेकिन 14-15 अगस्त की रात हमारे उस समय संपत्ति और संपदा को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 14-15 अगस्त की रात को जो लैंडस्लाइड्स शिमला जो सिटी है उसके इर्द गिर्द हुए, तकरीबन काफी जिंदगी हमें छोड़कर चली गई, और अभी तक 61 के करीब जो मौत है उनकी पुष्टि हो चुकी है। बहुत दुखद परिस्थितियां हैं और परेशान करने वाली हैं। जिस तरह से मकान दरकते हुए, गिरते हुए नजर आ रहे थे, सुक्खू साहब क्या कारण, आपका आंकलन क्या है? इस तरह से ये शिमला की सिटी इस तरह से क्यों ऐसा हाल हुआ? क्या जो निर्माण के जो नियम थे उसको हमने नहीं देखा? बारिश तो हुई है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा? 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का असर है कि जैसे लाहौल स्पीति, वहां कभी बारिश नहीं होती थी, वहां -डिग्री में टेम्परेचर रहता था, ग्लेशियर्स रहते थे। लेकिन जो शिमला की स्थिति है उसमें कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो हमारी थी,
लोग जब समर्थ हो गए उन्होंने फटाफट मकान बनाए, और मकान बनाने के साथ उन्होंने सोचा कि इसको कमर्शियल एंगल भी दिया। उसने सोचा कि किराए के द्वारा उनकी कुछ आय होगी, और उस समय ये नहीं देखा कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कौन कैसा स्टेटा है, हार्ड स्टेटा है, सॉफ्ट स्टेटा है। और पिलर 3-4 पिलर डाल दिए गए, उसका वेट लोड इतना लेने की कैपेसिटी नहीं थी। और जो हमारे घरों से पानी निकलता है, चाहे वो किचन का है, चाहे बारिश का पानी छत के माध्यम से निकलता है, उसकी ड्रेनेज भी प्रॉपर नहीं थी, जो समय के अनुसार होती भी नहीं है कि सोचते कि पहाड़ का पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन इतनी तेज बारिश कंटिन्यूटी में आई तो जो घरों के नीचे की जब पिलर मिट्टी खिसकना स्टार्ट करती है पेड़ के नीचे से, तो 1-2 पेड़ जब आते तो ये बिल्डिंगें जो है पूरी तरह उन पेड़ों की चपेट में आकर गिर जाती है। और जो सड़क है, जो हमारे 4 लेनिंग है, उसमें जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री के तहत हुई है। जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आए उन्होंने 90 डिग्री कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत सड़कें हैं, तकरीबन हर गांव में सड़क है, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं होता, लेकिन लैंडस्लाइड बरसात के मौसम में अक्सर होते हैं। इस बार के लैंडस्लाइड ने हमारे तकरीबन जब से ये बरसात शुरू हुई है, मौत का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। तो ये चीज सोचने की है कि हमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पर जाना है। ब्रिटिशर्स काल से यहाँ ऐसा नहीं है कि 8 स्टोरी बिल्डिंग में हमारा सचिवालय है। एडवांस स्टडी जहां से हमारा शिव मंदिर वाला जो लैंडस्लाइड हुआ वो एडवांस स्टडी से स्टार्ट हुआ जी। तो कुछ जगह नालों पर हम लोग घुस गए, नाले हम में नहीं घुसे, नदी हम में नहीं घुसी, कुछ जगह नदी में हम घुस गए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने कल भी बैठक की है और 3-4 चीजों को कि साइड ड्रेनेज होनी चाहिए पहाड़ में, क्रॉस ड्रेनेज होनी चाहिए पहाड़ में, ताकि पानी को निकलने की जब उतराई में तेज स्पीड में पानी आता तो ड्रेनेज नहीं है। तो जो नाले थे हमारे पुराने, उसमें हमने मक डिस्पोज कर दिया। कई जगह रात को गाड़ियों से, ट्रक से मक फेंक देते हैं, नाले बंद कर देते हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से हमने देखा हम इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे इसमें जो परिवर्तन लाना होगा वो भी हम लाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम। एक तो आपने निर्माण, जो बिल्डिंग निर्माण की बात कही, दूसरी तरफ सड़क निर्माण में भी, और जो आपने कहा जो डेब्री है, जो उसका पूरा वो होता है, वो भी ऐसे फेंक दिया जाता है। अब करीब 69 शायद राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, उनमें मुहर लग गई है और कहा जा रहा है उसमें तो 4 या 5 4 लेन होंगे। तो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, क्योंकि हमें अपने पहाड़ों को सहेज कर भी रखना है और जो निर्माण के नियम हैं उनको भी ध्यान में रखना है। नहीं, देखिए मैं 2 चीजें आपको कहना चाहूँ। 69 नेशनल हाईवे की बात नहीं है, और हमारा जो 4 लेन है कीरतपुर मनाली, उसमें जो नुकसान हुआ है वो कोई पूरे 4 लेन में नहीं हुआ है। जब पहाड़ कटता है तो उसको सेटल होने के लिए 4 से 6 साल लगते हैं। ये पहाड़ का स्वभाव है, जब वो पहाड़ हम काटते हैं ना तो उसको 4 से 6 साल लगते हैं। तो वो कोई बात नहीं है, वो पहले से ऐसा है। हम अपने जीवन काल में हमने ये देखे कि पहाड़ कटते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, लेकिन जब स्टेट पहाड़ को स्लोपिंग में ना काट कर स्टेट कटिंग करते तो उसका ज्यादा नुकसान होता है। और जो सोलन से परमाणु वाले की जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं है, उसमें पर आवर स्पीड का भी ध्यान नहीं रखा गया। जो कीरतपुर मनाली है उसमें स्पीड का भी ध्यान है और उसमें ज्यादा लैंडस्लाइड नहीं हुआ। कुछ एक पोर्शन है 1 किलोमीटर का, मंडी से पंडो के बीच, जब क्लाउड बर्स्ट होता तो उससे ज्यादा बीच बीच में थोड़े थोड़े लहासे 4-6 साल चलेंगे, पर उसमें जीवन जान माल का नुकसान कम होता है, पता लग जाता है, थोड़े छोटे पत्थर निकल जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, जो हमारे 4 लेन कोई ज्यादा नहीं बन रहे हैं, हमारे 4 लेन सेकेंड है, जो हमारी बैकबोन है, जो शिमला से मटोरा, टनलिंग पर हमको जाना पड़ेगा। टनलिंग अगर पहाड़ों में जाते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट, एक समय पैसा ज्यादा लगता है, पैसे के डर से ये करते कि पैसा ज्यादा लगता है। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने काका शिमला हेरिटेज लाइन बनाई, 103 टनल्स बनाई। इसमें क्यों बनाई? ताकि पहाड़ सेफ रहे, और अभी तक वो हेरिटेज का उसको दर्जा मिलता है, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने उसको दर्जा दिया है। तो उसके नीचे जो जहां शिव मंदिर है उसको भी इस बार नुकसान पहुंचा है। तो हम टनलिंग पर अगर हम ज्यादा जाएंगे और पहाड़ को कटिंग एक ही बार करनी, ये जो कटिंग है ये 50 साल के 2-4 साल बाद सेटल होगी, ठीक है, कोई डर नहीं।
जी, आखिरी सवाल ये कि सर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है ना, वो उस पर भी शायद जोर देने की जरूरत है, उससे भी हमें मदद मिल सकती है। उसके बारे में क्या, और केंद्र से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे या क्या आंकलन है आपका उस लिहाज से? देखिए, हमने डॉपलर लगाए हैं और ऑब्जर्वेटरी लगाई है, डाटा हमने कलेक्ट करने के लिए कल हमने मीटिंग में की। मैं 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। क्लाउड बर्स्ट की कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं बता सकता। क्लाउड बर्स्ट होगा, बारिश तेज होगी, ऑरेंज अलर्ट होगा, येलो अलर्ट होगा, ये पता लग जाता है, ये साइंटिफिक है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट कब होता है? जब वेपोरेशन होकर गर्म हवाएं सर्द हवाओं से टकराती है, तो किस पोर्शन में होगा जी। और तो लैंडस्लाइड्स का भी नहीं बता सकते हैं जी। तो ये चीजें कि हमारा लैंडस्लाइड्स कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं होता। तो हमारे यहाँ पेड़ों के गिरने से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। अगर हिमाचल के 68% जो जंगल है, एक भी हम यहाँ पेड़ काटने की परमिशन किसी को नहीं देते। ये नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहलाते हैं, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की मात्रा दिल्ली तक पहुंचती है, इन्हीं लंग्स के थ्रू पहुंचती है। लेकिन उसके कारण हम दोष नहीं दे सकते किसी को कि ऐसा हो। लैंडस्लाइड्स कहीं भी हो सकते हैं, पर जब हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक नहीं होती है कई जगह, तो लैंडस्लाइड के सामने जितनी बड़ी इंजीनियरिंग हो फेल हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, सर मैं आपको रोकूंगी। इसरो का लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है, वो कहता है हिमाचल के 12 जिले जो हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन है, लेकिन 2020 से 22 में ये 6 गुना ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं पे जो हम मानवीय जो गलतियां हैं उसको शायद हमें अब देखना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। देखिए, मानवीय गलतियां होती है, समाज में जब हम लोग रहते हैं तो गलती होती है जी। ये समाज में अपनी इच्छा के अनुसार कई बार आदमी के स्वभाव में होता है कि मैं एक और लालच भी कर लेता है कि मैं ज्यादा बना लूं। लेकिन जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो हमारे शिमला और हिल है, मिड हिमालय नहीं है। बिग हिमालय है, मिड हिमालय, और नीचे जो अभी जहां से मैं आ रहा हूँ वो तो पंजाब के साथ सटा इलाका है, वहाँ पहाड़ियों और लैंडस्लाइड हो ही नहीं सकता, वहां तो पानी जाएगा खेतों में। अभी मैं आपको उसका भी मैंने खुद गया हूँ, विजुअल देख के आया। तो इसरो के हिसाब से कि हम सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सभी जिले इसमें आते हैं, मेरा ये मानना है। लैंडस्लाइड इसरो नहीं बता सकता लैंडस्लाइड में कि कब लैंडस्लाइड होगा। वो तो पानी अंदर से अंदर रिश्ता जाएगा, और एक पेड़ अगर उखड़ेगा तो अपने साथ 4 पेड़ के साथ स्लैश लेके आएगा, और उसके नीचे जो मकान होगा उसको भाते हुए ले जाएगा। ये लैंडस्लाइड्स की परिभाषा है। बिल्कुल सर। तो अब बस अंत में मैं आपसे एक संक्षेप में ये उत्तर कि क्या हमने सीखा इससे और क्या आप करने जा रहे हैं, संक्षेप में? देखिए, मैं अभी मुझे 8 महीने ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मनाली के और जितने भी 4 लेनिंग है, सबसे पहले मैंने एक नोटिफिकेशन करवाया कि वहां 100 मीटर के दायरे में जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, पहली बात। दूसरा, जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है कि हम जापान में 9 पॉइंट पर आता है, 7 पॉइंट पर अर्थक्वेक आते हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हमको कैसे हमने आगे बढ़ना है उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। कल ही मेरी बैठक है, अभी भी आपके पास 6:30 बजे मेरी बैठक है। तो ये सब चीजों को हम लागू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि टीसीपी की अवहेलना हुई, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो तरह तरह के सवाल सरकार पर भी उठते हैं और क्वेश्चन उठते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नोटिफिकेशन, जो भी नेशनल हाईवे 4 लेनिंग है उसके 100 मीटर्स में जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, होटल बनना है, मकान बनना है, वो टीसीपी के एक्ट के तहत होगी और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिल्कुल, यही अगर नियम लागू हो जाए पुरजोर तरीके से, बहुत फायदा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस राज्य में हालात बेहतर हो। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, देश के बाद में। देश की बात में बात अब मणिपुर की। मणिपुर में शांति है लेकिन तनाव से भरी हुई है। ये तनाव सड़कों पर भी दिखता है, लोगों के चेहरों पर भी।
हिंसा घटी है मगर तनाव नहीं। ये तनाव देखते ही केंद्र ने साफ कर दिया है कि असम राइफल्स को मणिपुर से नहीं हटाया जाएगा। उधर लोगों का कहना है कि केंद्र ने मणिपुर के लिए जो वायदे किए हैं उनको पूरा होना बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में चूड़ाचांदपुर से आइजोल और कांगपोकपी या सेनापति से दीमापुर मार्गों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाओं को मंजूरी दी है। इसे लेकर यहाँ काफी राहत है, लेकिन कुकीजो और ITLF के लोगों का कहना है कि अभी तक 10 में से सिर्फ 3 मांगे ही पूरी हो पाई हैं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक में शरद पवार ने साफ किया है कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। दरअसल अजीत पवार से मुलाकात के सवाल पर शरद पवार बोले कि मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं सबसे बात करता हूं, किसी को किसी से मिलने से नहीं रोकता। मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है।